उस दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे गांव के हर बड़े परिवार में होता है। सुबह मुर्गे की बांग, आंगन में बाधी गायों की घंटियां, चूल्हे पर चढ़ती चाय की खुशबू और घर में इधर-उधर दौड़ते लोग। मैं, विवेक, इस घर का सबसे बड़ा बेटा था और मेरी पत्नी इंदु, शांत, कम बोलने वाली, लेकिन आंखों में गहराई लिए हुए। हमारी शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन भगवान ने हमें अब तक संतान का सुख नहीं दिया था। और यही वो कमी थी जो इस बड़े से घर में सबसे ज्यादा शोर करती थी। कोई ताना सीधे नहीं मारता था, लेकिन हर बात में चुभी हुई चुप्पी होती थी। अरे इंदु बहू, बच्चों के लिए दूध ज्यादा अच्छा रहता है। विवेक, तेरे भाई के बच्चे तो कितने तेज हैं। और मैं हर बार इंदु का हाथ दबाकर उसे ये जताने की कोशिश करता कि वो अकेली नहीं है। इंदु मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो टूटन थी, वो सिर्फ मैं देख पाता था। रातें हमारे लिए सबसे सुकून भरी होती थीं। जब सब सो जाते, तब इंदु मेरी छाती पर सिर रखकर चुपचाप लेटी रहती और मैं उसकी उंगलियां सहलाता रहता। कभी-कभी वो अचानक पूछ लेती, "विवेक, अगर हमारे बच्चे कभी न हुए तो?" और मैं हंसकर कह देता, "तो क्या हुआ? तू है ना?" लेकिन उस दिन, हाँ, उस दिन कुछ बदला। उस रात अचानक मेरी नींद खुली, देखा तो बगल में इंदु नहीं थी। पहले तो लगा शायद बाहर आंगन में पानी पीने गई होगी, लेकिन घड़ी पर नजर पड़ी तो सुई ठीक 2 बजे पर रुकी थी। अजीब लगा, लेकिन मैं फिर सो गया। अगले दिन सब सामान्य रहा। इंदु ने चुपचाप मेरे लिए रोटी बनाई, माँ के पैर छुए, बच्चों को स्कूल भेजा, किसी से ज्यादा बात नहीं की। और फिर अगली रात, फिर वही हुआ, ठीक 2 बजे। इस बार मैंने आंखें खोलकर देखा। इंदु धीरे धीरे उठी, जैसे किसी को जगाना न चाहती हो। उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं डाली, बस साड़ी का पल्लू ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन न जाने क्यों मैं उठा नहीं, बस लेटा रहा। तीसरी रात, चौथी रात, अब ये आदत बन चुकी थी। इंदु रोज ठीक 2 बजे उठती और कहीं चली जाती। कभी मैं उससे पूछता तो वो बस इतना कहती, नींद नहीं आ रही थी, और बात बदल देती। लेकिन उसकी आंखें अब मुझसे नहीं मिलती थीं। घर में लोग बहुत थे, माँ बाबूजी, चाचा चाची, भाई भाभी, बच्चे, फिर भी इंदु हर दिन और अकेली होती जा रही थी। दिन में वो बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही जैसे किसी और ही दुनिया में चली जाती। एक रात मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, इंदु, प्लीज, मुझसे मत छुपा। तू रोज 2 बजे कहाँ जाती है? उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से हाथ छुड़ाया और कहा, विवेक, अभी नहीं, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। उसकी आवाज में विनती थी, डर था, और कुछ ऐसा दर्द था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उस रात मैं सोया नहीं, छत की बल्ली गिनता रहा और सोचता रहा कि जिस औरत के साथ मैंने 7 साल जिंदगी गुजार दी, वो मुझसे क्या छुपा रही है। मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया, उसी दिन मेरी पूरी जिंदगी की सच्चाई मेरे सामने आ खड़ी होगी। और वो सच्चाई सिर्फ इंदु की नहीं होगी, बल्कि मेरे अपने होने पर भी सवाल खड़े कर देगी। उस रात के बाद से मेरे भीतर कुछ बदल गया था। अब मैं सिर्फ पति नहीं रहा, मैं एक ऐसा आदमी बन चुका था जो हर रात घड़ी की सुइयों से डरने लगा था। जैसे ही समय 1 बजकर 55 मिनट होता, मेरा दिल अपने आप तेज धड़कने लगता और मैं करवट बदलकर इंदु के चेहरे को देखता रहता। उसका शांत चेहरा, बंद आंखें, लेकिन पलकों के नीचे छुपी हुई बेचैनी। और फिर ठीक 2 बजे, वो हल्की सी हिलती, जैसे कोई उसे अंदर से पुकार रहा हो, धीरे से उठती और बिना मेरी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल जाती। उस रात मैंने मन ही मन ठान लिया था, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने उसे जाते हुए देखा, कुछ पल रुककर उठा, पाँव में चप्पल नहीं डाली, बस दबे पाँव उसके पीछे चल पड़ा। पूरा घर सो रहा था। आंगन में पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। इंदु सीधे मुख्य दरवाजे से बाहर निकली और गांव की उस पतली कच्ची गली में मुड़ गई जो सीधे पुराने तालाब की तरफ जाती थी। मेरा दिल बैठने लगा, क्योंकि उस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता। मैंने दूर से उसका पीछा किया, इतना दूर कि वो मुझे देख न सके,
और इतना पास कि अगर वो मुड़कर देखे तो मैं छुप सकूं। तालाब के पास पहुंचकर वो रुकी। वहां एक पुराना नीम का पेड़ था जिसके नीचे टूटी हुई ईंटें और एक छोटा सा पत्थर रखा था। इंदु वहीं बैठ गई, चुपचाप, जैसे कोई रोज वहीं बैठता हो। मैं पेड़ की आड़ में खड़ा उसे देखता रहा। आधे घंटे तक वो बस बैठी रही है, कभी आसमान की तरफ देखती, कभी अपनी गोद में रखे हाथों को, और फिर वो रोने लगी, बिना आवाज के। कंधे हिल रहे थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं। उस पल मेरे कदम अपने आप आगे बढ़े, लेकिन मैं रुक गया। मुझे लगा शायद ये उसकी निजी लड़ाई है। अगली सुबह मैंने उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, पुराने दिनों की बातें छेड़ी। वो दिन याद दिलाए जब हम पहली बार मिले थे, कैसे वो खेत में काम करती हुई मुझे देख शर्म से मुस्कुरा देती थी, कैसे शादी के बाद पहली बरसात में हम भीगते हुए छप्पर के नीचे हंसे थे। इंदु मुस्कुराई भी, लेकिन वो मुस्कान जैसे उधार की थी। रात फिर आई, और फिर वही 2 बजे का सच। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। मैं कभी उसका पीछा करता, कभी बस दूर से देखता। हर रात वही नीम का पेड़, वही तालाब, वही खामोशी और वही रोना। मैंने गौर किया, इंदु कभी किसी से बात नहीं करती थी वहां। न कोई आदमी, न कोई औरत, बस वो और उसका दर्द। घर में इस बीच बातें शुरू हो गई थीं। माँ ने एक दिन धीरे से कहा, विवेक, बहू कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगी है। चाची ने ताना मारा, औलाद न हो तो औरत का मन भारी ही रहता है। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उस रात मैंने इंदु का हाथ जोर से पकड़ लिया। कहा, इंदु, मैं तेरा पति हूं, दुश्मन नहीं। तू रोज कहाँ जाती है, बता दे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, वो घबरा गई, बोली, विवेक, कसम से कह रही हूं, अगर मैंने अभी बताया तो सब बिखर जाएगा। उस वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। सब बिखर जाएगा? क्या? हमारा रिश्ता, हमारा घर, या मेरा भरोसा? उसी रात मैंने फैसला किया, अब सिर्फ देखना नहीं, सच जानना है। अगली रात जब वो नीम के पेड़ के नीचे बैठी, मैंने पहली बार सामने आकर कहा, इंदु। वो डर के मारे उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम यहां क्यों आए? और उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे और बहुत दर्दनाक राज की शुरुआत है। और इस राज का रिश्ता हमारे बच्चे न होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, वह ऐसे कांप गई जैसे किसी ने उसके छुपे हुए राज को पकड़ लिया हो। उसके हाथ से पल्लू फिसल गया, आंखें भर आईं, और वह नीम के पेड़ से टिककर खड़ी हो गई। कुछ पल तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। तालाब का पानी हल्की हवा से कांप रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई, और मुझे लगा जैसे पूरी रात हमारी बात सुन रही हो। इंदु ने कांपती आवाज में कहा, विवेक, मैं जानती थी एक दिन तुम आ ही जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज। मैंने उसका हाथ थाम लिया, वही हाथ जिसे मैं 7 साल से थामे था, और कहा, आज नहीं तो कब इंदु? तुम रोज यहाँ क्यों आती हो, मुझसे क्या छुपा रही हो? वह बैठ गई, वहीं उसी पत्थर पर, जैसे उसके पैरों में अब ताकत न बची हो, और बोली, मैं यहाँ अपने दिल के सारे बोझ हल्का करने के लिए आती हूँ, ताकि घर में कोई मेरी आवाज न सुन ले। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उसने आगे कहा, उस दिन के बाद, जिस दिन डॉक्टर ने कहा था कि मां बनना मेरे लिए मुश्किल है, उसी दिन के बाद से मैं टूट गई थी, विवेक। मैं दिन में सबके सामने मजबूत बनती रही, तुम्हारी माँ के ताने, रिश्तेदारों की बातें, बच्चों की हंसी, सब सहती रही। लेकिन रात 2 बजे, उस वक्त मेरे अंदर का बांध टूट जाता है। मैंने कहा, पर तुम घर में भी तो रो सकती थी। तुम्हारी वो हल्की सी हंसी, जो हंसी नहीं थी, बस एक दर्द था। घर में रोती तो सवाल उठते, शक होता, और मैं नहीं चाहती थी कि लोग तुम्हें कमजोर समझे। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंदु ने धीरे से कहा, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है, विवेक। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुमने नीम पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए कहा, यह जगह सिर्फ रोने की नहीं है, ये गवाह है। किस बात की? मैंने पूछा। वह चुप रही बहुत देर तक, फिर बोली, इस तालाब के पास सालों पहले
एक वादा किया गया था। मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में डर था, शर्म थी और एक अजीब-सा अपराध बोध। उसने बताया कि शादी के शुरुआती सालों में जब हम बच्चे के लिए तरस रहे थे, जब हर मंदिर, हर वैद्य, हर दुआ बेकार लगने लगी थी, तब गाँव की ही एक बुजुर्ग औरत ने मुझसे कहा था, "अगर माँ बनना चाहती हो तो एक फैसला करना पड़ेगा।" इंदु ने कहा, "मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, विवेक, लेकिन उस बात ने मेरे मन में ज़हर घोल दिया। रातों रात मैं घर से बाहर रहता, काम के सिलसिले में और तुम अकेली होती। उसी अकेलेपन में मैंने यहाँ आकर खुद से बातें करना शुरू किया, खुद से सवाल और खुद को दोष देना। मैंने पूछा, पर रोज़? वह बोली, क्योंकि रोज़ घर में कोई न कोई मुझे याद दिला देता है कि मैं बाँझ हूँ। उसी बीच अगले दिन घर में एक नया तूफ़ान आ गया। मेरी माँ ने चुपचाप मुझसे कहा, विवेक, परिवार बड़ा है, वंश आगे बढ़ाना ज़रूरी है। मैंने गुस्से में बात काट दी, लेकिन इंदु वह सब सुन चुकी थी। उस रात वह फिर 2 बजे उठी, लेकिन इस बार उसकी चाल में डर नहीं, एक अजीब-सा निश्चय था। मैं उसके पीछे पहुंचा तो देखा, उसने तालाब के किनारे एक छोटा-सा कपड़ा रखा था। बच्चों के कपड़ों जैसा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, "ये क्या है इंदु?" वह फूट-फूट कर रो पड़ी। "ये उन सपनों का कपड़ा है जो कभी पूरे नहीं होंगे।" उसी पल मुझे लगा कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। इंदु ने धीरे से कहा, विवेक, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगे? उसकी आवाज में विनती थी, डर था और प्यार भी। मैंने कहा, मेरी जान भी मांग लो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तो फिर मुझे आजाद कर दो। उस एक वाक्य ने मेरी रगों में खून जमा दिया। आजाद? किससे? मुझसे, इस घर से, या उस सच से जो अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था, इंदु की रात 2 बजे की ये यात्राएं सिर्फ दर्द की नहीं थी। ये किसी बहुत बड़े फैसले की तैयारी थी, और वो फैसला हमारे पूरे परिवार को हिला देने वाला था। मुझे आजाद कर दो। इंदु के मुंह से निकले उन शब्दों ने मुझे जैसे पत्थर का बना दिया था। मेरे कानों में बस वही गूंज रहा था, आजाद, आजाद। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और लगभग गिड़गिड़ाती आवाज में कहा, इंदु, मैं तुम्हारा पति हूं, बोझ नहीं। तुम किस आजादी की बात कर रही हो? वो देर तक चुप रही, फिर तालाब के पानी में देखते हुए बोली, उस दिन के बाद विवेक, जिस दिन डॉक्टर ने सिर्फ मुझसे नहीं, हम दोनों से एक सच्चाई छुपाई थी। मैं चौंक गया। क्या मतलब? इंदु ने गहरी सांस ली और कहा, सच यह है कि मैं बांझ नहीं हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा था समस्या तुम में है विवेक, लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी भी वही बैठे थे, और डॉक्टर ने सबकी तरफ देखकर चुपचाप बात बदल दी। बाद में उसने मुझे अलग से बुलाया और कहा, अगर घर बचाना चाहती हो तो सच अपने तक रखना। मेरे सिर में जैसे धमाका हो गया। 7 साल, 7 साल का बोझ, इंदु बोली। मैंने सोचा था ये राज मैं मरते दम तक छुपा लूंगी, क्योंकि इस घर में बेटे की जरूरत है, वंश की जरूरत है, और अगर सच सामने आया तो तुम टूट जाओगे और तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपते हुए पूछा, तो ये रात 2 बजे? इंदु ने कहा, क्योंकि यही वो समय था जब मैं अकेले खुद से लड़ पाती थी, जब मैं माँ बनने की चाह में नहीं बल्कि तुम्हें बचाने की जिद में यहां आती थी। तभी उसने एक और सच्चाई खोली। वो कपड़ा, वो सपना नहीं था विवेक। वो उन बच्चों का था जिन्हें मैं पैदा कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैंने एक फैसला किया था। मेरा गला सूख गया। कौन सा फैसला? इंदु ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैंने एक कानूनी कागज तैयार करवाया है, गांव से बाहर के अस्पताल में। अगर कभी सच सामने आए तो सारा दोष मेरे नाम होगा, ताकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा परिवार सब बचा रहे। उसी पल मुझे समझ आया कि वो रोज 2 बजे यहाँ इसलिए आती थी ताकि खुद को याद दिला सके कि उसने ये सब प्यार में किया है, मजबूरी में नहीं। और तभी दूर से गांव की पहली अजान और मंदिर की घंटी एक साथ सुनाई दी, जैसे रात खत्म हो रही हो। मैंने इंदु को सीने से लगा लिया और पहली बार जोर जोर से रोया।
सुबह घर पहुंचे तो मैंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सब हैरान थे। मैंने सबके सामने सच कह दिया। एक पल में सन्नाटा छा गया। माँ रो पड़ी, बाबूजी की आंखें झुक गईं और तब इंदु ने वो आखिरी बात कही जिसने सबको तोड़ दिया। मैं आजाद होना चाहती थी विवेक, लेकिन तुमसे नहीं, उस झूठ से जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया, हम गांव छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते बचाने के लिए जगह बदलनी पड़ती है। आखिरी दृश्य में जब हम स्टेशन की ओर जा रहे थे, मैंने देखा घड़ी फिर 2 बजे बजा रही थी। लेकिन इस बार इंदु कहीं नहीं जा रही थी। वो मेरा हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब रात का राज खत्म हो चुका था। और सबसे बड़ा सच यही था, कभी कभी औरत घर छोड़कर नहीं जाती, वो चुपचाप खुद को जला देती है, ताकि जिस इंसान से वो प्यार करती है वो जिंदा रह सके। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर इसके किरदारों का दर्द आपको महसूस हुआ हो, तो ऐसे ही और सच्ची, भावनात्मक और गहरी कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।